बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि महंगाई का हम जिक्र करते हैं और महंगाई का आलम यहाँ तक आन पहुँचा कि आम अशियाए ज़रूरिया जिसमें खुश्क दूध, साबुन, सुरख मिर्च, नमक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हर आदमी की, हर अमीर व गरीब की ज़रूरत हैं, इनके कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी इजाफ़ा कर दिया गया है और आज उस पर बाकायदा गुफ्तगू भी की गई है और उसका कुछ जवाब भी पेश किए गए हैं। एक तो इस हवाले से हम जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज PDM की जानिब से जो इसराइल नामंजूर रैली है कराची में जारी है और अभी कुछ देर में उसमें खिताबात का सिलसिला भी शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान उसमें मौजूद हैं, महमूद खान चकज़ई कुछ देर पहले अभी खिताब कर रहे थे, तो इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ मुराद सईद साहब ने आज फिर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया है, उनका भी जिक्र करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत पेश की है बिलखुसूस PDM के एहतजाज के बाद, बिलखुसूस फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है उस पर, उसका भी आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आपके इल्म में बिजली की कीमतों में इजाफा, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, इस माह में दूसरी मरतबा ये इजाफा, बड़ा इजाफा हो रहा है। हमने साल के आगाज़ में ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और फिर पहले 15 दिनों में, इस साल के पहले 15 दिनों में 2 मरतबा इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ दीगर आप इजाफे करते हैं। ये जो आम अशियाए ज़रूरियाँ हैं जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स के आइटम है उसकी ज़ाहिर कीमतों में इजाफा हो गया है, इस पर क्या कहा जाए और क्या कौन सुनेगा? क्या आवाम बाहर आएगी अब? क्योंकि अपोजिशन बात कर रही है, आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मगर हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि नकी साहब, जब ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने आने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े भाषण दिए डी चौक पर और बड़े ख्वाब लोगों को बताए और ख्वाब फरोशी की लोगों के सामने और लोगों को बताया कि हम आएंगे, नौकरियाँ होंगी, महंगाई होगा, महंगाई का ख़ात्मा होगा, हाउसिंग की स्कीमें शुरू होंगी, लाखों घर बनेंगे, एक बड़ी उन्होंने, और फिर साथ उन्होंने रियासत मदीना का भी तड़का लगाया कि जी रियासत मदीना हम बनाएंगे, कि रियासत मदीना में जो इंसाफ होता था, रियासत मदीना की जो बुनियाद थी वो बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ें उसमें थीं, लेकिन इंसाफ उसमें था कि लोगों के साथ इंसाफ होता था, लोगों के साथ जुल्म नहीं होता था, जो रियासत मदीना को सारे मुसलमान मानते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, पहले इस्लामाबाद में एक बच्चा मार दिया पुलिस ने, फिर जनाब आज फैसलाबाद की खबरें हैं, वहाँ मार दिया, साहिवाल पे मार दिया। ये कौन सी रियासत मदीना है? अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें की, बहुत वो की जब वो धरना दे रहे थे। उसके बाद जब ये हुकूमत में आए, इन्होंने आके तमाम अहम मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो उन लोगों के हवाले कर दी जो टेक्नोक्रेट्स थे। ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट में जो ज़्यादा मिनिस्ट्री हैं वो उनके पास हैं। आपको याद होगा, हमने अपने प्रोग्राम में बहुत तफसील से चीज़ें बताई हुई हैं, अब दोबारा क्या उस पर जिक्र करना है। नदीम बाबर साहब को जब लगाया गया था तो उस वक्त उनके क्या मफादात हैं, उनकी कंपनियां आयल में क्या कर रही हैं और वो किस किस्म का कारोबार करते रहे, वो सारी डिटेल से हम चीज़ें बता चुके हैं अपने नाजरीन को। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये टेक्नोक्रेट जो होते हैं, ये जो फैसले करते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती कि नीचे ज़मीन पर गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है, आवाम किस मुश्किलात का शिकार हैं। ये टेक्नोक्रेट्स जिस पर्ची पे आते हैं, जिन इदारों के कहने पे आते हैं, वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसी तरह वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं, उनको कोई गर्ज़ नहीं है कि यहाँ महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोग मसाइल का शिकार हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ इदारों के आए हुए लोग हैं जो यहाँ ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। कोई प्लान नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब वक्त देने का। सर, हम बात करना चाहेंगे कि महंगाई की सूरत हाल, अच्छा आम तौर पर हुकूमतों में महंगाई होती भी है और महंगाई के खिलाफ बात भी की जाती है, मगर कुछ चीज़ें होती हैं, मसलन पेट्रोल जिसका ताल्लुक आलमी सतह पर कीमतों के साथ मुंसलिक होता है, लेकिन ये जो आम अशियाए ज़रूरियाँ हैं उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इमरान खान साहब तो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी तैयारी नहीं है, उनका विजन नहीं है और कोई उनका लाएमल और टीम नहीं है। फिर उन्होंने जो पहले माशी
या इक्तसादी टीम लेकर आए थे, उस पर खुद बेएतमादी की। फिर जिस IMF के बारे में कहते थे कि उधर नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, फिर उसके सामने घुटने टेक दिए, फिर तस्लीम किया कि मुझसे ताखीर हो गई। ये वो सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि भाई इनका इक्तसादी मामलात पर कोई कंट्रोल नहीं है, और अमलन जो है कि वो बाहर से तमाम चीजें हैं जो मुसल्लत हो रही हैं, और 22 करोड़ अवाम पर रोजाना की बुनियाद पे महंगाई के बम गिर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, जबकि आलमी मंडी में कीमतें कम हो गई थी। अब बिजली की कीमत बढ़ाई है, तो बिजली की कीमत बढ़ाने अमलन आप देखें कि इस हुकूमत को 3 साल हो गए हैं। अबूरी हुकूमत भी इन्हीं की हुकूमत थी और बकिया मुद्दत भी इन्हीं की है, लेकिन इन 3 सालों में कीमतें कहां से कहां बढ़ गई हैं। पैदावारी लागत इस कदर बढ़ गई है कि तजारत, सनत और ज़राअत को चलाना अमलन मुमकिन ही नहीं रहा। अमलन ये जो महंगाई का अब जिन है, बल्कि एक तूफान और सुनामी है, इसके अंदर हुकूमत खुद डूबेगी और हर चीज इसकी बह जाएगी। अच्छा लियाकत बलोच साहब, इसी सतह पर यह सूरत हाल तो पैदा होगी, क्या ये भी एक सवाल है ना कि अपोजिशन के पास कोई प्लान है? आज वो जमातें जो एहतजाज कर रही हैं, जो बात कर रही हैं, उनके पास भी तो कोई प्लान नहीं है ना। हुकूमत के पास भी कोई मुआशी प्लान नहीं है और अपोजिशन के पास भी नहीं है। ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि भाई हुकूमत ने भी जो है कि तस्लीम कर लिया कि उनकी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद बना है उनकी भी कौमी मसाइल पर ना कोई तैयारी है और ना ही कोई यूनाइटेड उनकी कोई हिकमत अमली है, जिसकी वजह से नाअहल हुकूमत और नाकाम हुकूमत अवाम पर दबाव बढ़ाती जा रही है, अवाम पर महंगाई का जो है कि जोर मुसल्लत करती चली जा रही है, और इसका तमाम तर फायदा नाअहल हुकूमत को हो रहा है। और अमलन तो एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो रही है और सियासत और जमहूरियत जो है वो अपनी कमजोर बुनियादों से भी बेदखल हो रही है। जनाब लियाकत बलोच साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी सियासत की है, आपने मुख्तलिफ हुकूमतें देखी हैं, कमज़ोर से कमज़ोर हुकूमत भी जो है मुख्तलिफ बहरानों में, मुआशी बहरानों का कोई ना कोई हल निकालती रही है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसको आप देख रहे हैं कि ये क्या किस फार्मूले के तहत आई थी और अब ये क्या कर रहे हैं, इसमें अब अवाम कहाँ जाए? अवाम के लिए आप क्या बताएंगे, क्या हाल बताएंगे अवाम को? देखें कि 2018 का इलेक्शन तो एक धांधली ज़दा और एक मुतनाज़ा इलेक्शन, लेकिन लोगों ने तस्लीम कर लिया कि भी मुस्लिम लीग ने भी कोई ऐसा चांद नहीं चढ़ाए थे, पीपल्स पार्टी ने भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई थी। अब एक नई लीडरशिप है और नया जो तब्दीली का नारा है, इसकी बुनियाद पर जो है कि भी मुल्क में आवाम को रिलीफ मिलेगा। कि लोगों का ख्याल था कि भी ये दावा कर रहे हैं कि फौज और ये एक पेज पर हैं तो और बेहतरी आएगी, लेकिन कोई बेहतरी आने की बजाय मुसलसल हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सियासी भी, आइनी भी, इक्तसादी भी, समाजी भी, और हुकूमत का जो गरूर, तकब्बर, बदतमीजी, बदतहजीबी है वो तो और जज्बात के अंदर शिद्दत पैदा कर रही है। इसलिए हम समझते हैं कि जब हुकूमतें नाअहल होती हैं, उनकी नाकामी नविश्ता दीवार होती है, तो उसकी बुनियाद पर जमहूरी तरीका तो ये है कि भी हुकूमत जो है कि अपनी गलती और अपनी नाकामी को तस्लीम करे और आवाम से नए मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुर्सी से चिमटे रहना और अवाम का कचूमर निकालना और इक़्तिदार की गुलछड़े उड़ाना, मजे उड़ाना, ये सब की तरजीहात हैं। बुनियादी वजह यह है कि भी पार्टियों में, लीडरशिप में कोई जमहूरी रवैया है ही नहीं। सही जनाब लियाकत बलोच साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अब अमेरिका में तब्दीली आ गई है, जो बाइडन वहाँ आ गए हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि खित्ते पर और पाकिस्तान की सियासत पर कोई असरात मुरतब होंगे? देखें जी कि पाकिस्तान ने तो डेमोक्रेट्स की भी और रिपब्लिकन की हुकूमतों को बार बार देखा है, और दोनों हुकूमतों के अदवार में पाकिस्तान ने दोनों
दोनों पार्टियों के अदवार में पाकिस्तान ने बार बार उनकी चापलूसी की है, गुलामी की है, खिदमत गुजारी की है, लेकिन दोनों पार्टियों की असल पॉलिसी तो अपनी होती है, उनकी अपनी तरजीहात होती है। लेकिन पाकिस्तान के आज़ादी, खुद मुख्तारी, ये कर्जों और कशकोल फैलाने से इसको चुका दिया जाए तो अमेरिका से किसी और की खैर तवक्को नहीं हो सकती। असल जरूरत तो ये है कि हम खुद नज़ारी की तरफ जाएं, अपनी कौम पर एतमाद करें, अपनी कौम का एतमाद बहाल करें, इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना मुनक्किद करें। आप समझते हैं कि दाखिली मामलात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं उस इशू से जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से है और उस इशू से जिसका वादा ये हुकूमत करके आई थी मगर उसके उलट हो रहा है। ज़ियादतरीन साहब, आज जब महंगाई में इजाफा हुआ, बिलखसूस बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट ₹1.95 की कीमत में इजाफे का ऐलान वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब कर रहे थे, तो उन्होंने साथ ही ये कहा, फ़ौरन जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि जनाब ये तो माजी की हुकूमतों की बिछाई हुई बारूदी सिरंगें हैं जो हमारे लिए वो छोड़ गए हैं और ज़ाहिर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनका बोझ है जो हम उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब जो खुद गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में मिनिस्ट्रीज़ इंजॉय करते रहे हैं, क्या उनकी तरफ से ये बयान जस्टिफाइड है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज वो ज़माना आ गया है कि झूठ इतना ज़्यादा बोलो कि ताकि ये सच दब जाए और झूठ जो है वो सच लगना शुरू हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासतदान हैं, ये अजीब व गरीब किस्म की मजबूरियों का शिकार होते हैं। अब उमर अयूब साहब जो फरमा रहे हैं, उमर अयूब साहब काफ लीग के साथ भी रहे, मिनिस्टर रहे, मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी रहे, फिर वहाँ से PTI में आए। तो सवाल ये है कि जब बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थी, उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार पे थे, उस वक्त उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने और क्यों नहीं कहा उमर अयूब साहब ने कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, अब तो बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। उस वक्त तो सबसे ज़्यादा उनके वफादार ये खुद थे, उमर अयूब साहब। आप देखें ना, ये क्या लोगों को बता रहे हैं। 2.5 साल हो गए जी, 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। अब 2.5 साल में आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप मुआशी हालत बेहतर नहीं कर पाए। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा जी 2.5 में मैंने जो 22 साल स्ट्रगल किए, 4 आदमी नहीं है इनके पास। जो पहले टीम लेके आए थे वो किधर गए? अब उस पर खुद ही एतमाद किया ना, असद उमर वगैरह पर। फिर IMF के लोग लेके आए, उनसे आप क्या बेहतरी की तवक्को रखते हैं? फिर बारूदी सुरंगों की बात जब की तो कम अज़ कम उनको ये तो ख्याल रखना चाहिए था कि ये उनके साथ जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, ये तो पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ रहे हैं। तो ये जब बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थी उसमें बड़ा हाथ तो इन्हीं लोगों का था। तो इनको अब कम अज़ कम ये अब अपनी गलती का अब तो एतराफ़ कर लेना कौम के सामने कि उस वक्त हम भी बारूदी सुरंगें बिछाने वालों के साथ थे। मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त नहीं रहा इसकी हुकूमत के पास कि ये पिछली चोर डाकू के नारे लगाकर 2 साल 2.5 साल गुजार लिए। इन्होंने सारी जिम्मेदारियां उन पर डाली। क्या 5 साल हुकूमत करने के बाद भी ये कहेंगे कि जो हमने जो गलत फैसले किए हैं, हमारी वजह से जो अवाम की मुश्किलात हुई हैं, ये भी पिछली हुकूमतों की वजह से आई हैं? मेरे ख्याल में ये अब सौदा नहीं बिकेगा। मैं ये समझता हूँ कि इनको ये चाहिए कि ये अपनी पॉलिसी बेहतर करें। आपको याद होगा जब PDM बना था तो उस वक्त भी एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी। मैंने ये कहा था कि ये हुकूमत PDM इसको नहीं गिरा सकेगी, लेकिन ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से जाएगी। हर रोज़ आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ आप बिजली बढ़ा रहे हैं। आप यकीन करें कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो मुल्क में एक महंगाई का तूफान आ जाता है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें महंगी हो गई हैं, मिर्चें महंगी हो गई और बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई। अभी जब आप बात कर रहे थे तो ब्रेक के दौरान मैं अपना मोबाइल देख रहा था, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि बिजली की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मुल्क में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, महंगाई का तूफान आता है। तो आप ये देखें, जब आप ये कर रहे हैं, अब आप कहें जी पिछली बारूदें, तो भाई आप तो साथ थे ना उस वक्त, ये दोनों आदमी साथ थे, वजीर खजाना भी साथ थे और उमर अयूब साहब भी साथ थे। तो देखें, वो आमतौर पर पेट्रोल की कीमत बढ़े उसका इम्पैक्ट होता है आम अशिया पर, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा होता है। अब तो पैरेलल बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, साथ ही आम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा। वो इम्पैक्ट वाला जो इजाफा आएगा वो अलग आएगा, ये जो इन्होंने बढ़ाई हैं वो अलग से हैं। तो सिंपल सी बात ये है मेरे ख्याल में कि अब ये जो बयानिया ना बार बार, जब जिस तरह से अभी आज उमर अयूब साहब बात कर रहे थे
तो मुझे तो हैरत हुई कि वो ये कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से हम ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लिया जाए कि जनाब हम नाअहल हैं और हमसे कुछ नहीं हो रहा, इस वजह से हम ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में बेबसी का ये आलम होता है और इस नौयत का बयानिया सामने आता है। तो साथी साहब, एक तो ये मामला है, दूसरी जानिब ये इसराइल की क्या स्टोरी जो है यहाँ पे छिड़ी है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बाकायदा जुलूस अरेंज किया कराची में। आपको पता है इस वक्त जलसा हो रहा है और PDM की सारी क़यादत वहाँ पर मौजूद है। इसराइल नामंजूर मार्च है जिसमें अभी खिताबात का सिलसिला भी जारी है। तो क्या ज़रूरत पेश आई मौलाना साहब को ये इसराइल नामंजूर रैली निकालने की, जबकि इससे 2 दिन कबल शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला वो ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं तस्लीम कर रहे इसराइल को और ना ही कोई हमारे एजेंडे पर ऐसी बात है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि शेख रशीद साहब से जब ये पूछा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी कैसे बाहर चले गए, उनका नाम तो ECL में था, तो उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी वजारत ने समरी भेजी होगी और उनका नाम ECL से निकाल दिया गया होगा। ये लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखें, आपका सवाल यही है ना कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं, जब वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया। ये हुकूमत ऐसी है PTI की, जब से ये हुकूमत आई है आपने देखा होगा कि ये पहली हुकूमत है और पहली दफ़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक हुकूमती खातून ने बाकायदा इसराइल के हक़ में तकरीर की, ठीक है जी, और उन्होंने कहा कि जी इसराइल को मानने और इसराइल को ये करने के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो किसके कहने पर उसने की। ये जो हुकूमती इक़दामात और वज़रा की जो गुफ्तगू है, जो वो बंद कमरों में गुफ्तगू करते हैं, असल में ये शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। ये इस हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो ख़ुद ऐसे शकूक पैदा करते हैं कि फिर मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन को ये एहतजाज करना पड़ता है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इसराइल जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है और दुश्मन को मानने के लिए अरब ममालिक आपको पता है लाइन में लगे हुए हैं। चला गया ट्रंप का एक ज़ालमाना दौर था जो मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल का दौर था, आपने देखा होगा, उस पर हमने बहुत डिटेल से बात की है। तो उसमें मुसलमानों को लाइन में लगे हुए थे मुसलमान ममालिक उसको मानने के लिए, और पाकिस्तान में भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो इजरायली टेलीविज़न पर बैठ के बातें भी कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल बन गई जिस पर अपोजिशन ने ये जाना है कि अब इसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम चलाई जाए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बाकायदा उसकी क़यादत कर रहे हैं PDM की, और आज बहुत बड़ा एहतजाज है वो इसी बात पर है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो वजूहात, वो शकूक व शबात जिसकी वजह से अपोजिशन को ये मौका मिला है कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ सड़कों पर आके मुजाहरे कर रहे हैं, वो शकूक व शबात ख़त्म करे और आइंदा से ऐसी सूरत हाल पैदा ना होने दे, क्योंकि पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत जज्बात पाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत के लिए, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए या कोई आने वाली हुकूमत के लिए, इसराइल को तस्लीम करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, नहीं, अब आप जैसे अभी आपने कहा है कि हुकूमत ये शकूक व शुबात ख़त्म करे और इस तरह के जलसे जुलूस फिर नहीं होंगे, तो क्या तरीका है हुकूमत के पास इन शकूक व शुबात को ख़त्म करने का? बयानात की हद तक तो मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पर हुकूमती वज़रा वजाहतें बार बार दे चुके हैं। देखें, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। आप ये देखें, एक तरफ वज़रा जो बयानात देते हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे जो जो इक़्तिदार की पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसकी ख़वातीन जो हैं वो उसमें पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करती हैं। ये पाकिस्तान के 70 साल में ऐसे नहीं हुआ कि वो जिसने तकरीर की उसको क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई। उससे किसी ने पूछा कि आपको किसने कहा था कि आप इसराइल के हक़ में तकरीर करें। तो ये जो एक तासुर पैदा हो रहा है ना, जिससे अपोजिशन फ़ायदा उठा रही है कि हुकूमत कोई नरम गोशा रखती है, और हुकूमती वज़रा जो हैं उनकी सूरत हाल ये होगी है कि वो अगर कोई बात करते भी हैं तो अवाम उन पर यकीन नहीं कर पाते। और शेख रशीद साहब तो इस मामले में सबसे टॉप पर है ना, वो कभी इधर बात करते हैं। मैं तो बहुत ज़माने से शेख साहब को जानता हूँ, तो वो जो बात करते हैं और बाकी वज़रा जो बात करते हैं, अवाम को उस पर यकीन नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ इस पर हुकूमत को ऐसे इक़दामात करने चाहिए अमली तौर पर, जिससे ये लगे कि पाकिस्तान ना इसराइल को तस्लीम कर रहा है और ना ही कभी करेगा। क्योंकि आप यकीन मानें कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इसराइल के बहुत मुखालफ हैं। वो इसराइल को मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं, और इसराइल जिस तरह फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और जिस तरह उसने बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हुआ है। फिर एक और बात है कि क्या इसराइल को हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं? अगर हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, फिर कश्मीर पर जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है इसने मोदी ने, वो हम कैसे कहेंगे कि नाजायज़ कब्ज़ा है? तो हुकूमत बिल्कुल ये दुरुस्त है। दूसरा ये तो हमारे तो खैर मेरे ख्याल में कायदे आज़म से लेकर आज तक हमारे एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान ने पहले दिन से मैं आपको फैसला किया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने नहीं जा रही। मैं ये तस्लीम करता हूँ
कि हुकूमती वज़रा के बयान और प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि वज़ीर ख़ारजा ये बात लेकिन कर चुके हैं, वहाँ पे सलामती कौंसिल में भी ये बात कर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में वो ये बात कर चुके हुए हैं उनके बकौल, जो आकर बताया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। इसके अलावा अमली तौर पर करारदादें भी मंजूर हुई हैं। देखें, लेकिन जो दूसरी तरफ ये है, आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि हमने एक प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एडवाइज़र थे सीजे ताड़ा साहब, उनका हमने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने तो ऑन कैमरा कहा ना कि पाकिस्तान पर सऊदी अरब का बहुत दबाव है, और ये फिर जो उन्होंने पैसे मांगे और फिर जो और इकदाम किए गए, फिर लेबर के हवाले से जो बातें हुई, तो वो यहाँ बातें हो रही थी ना कि जी वो दबाव है उनका, जी इसराइल को तस्लीम करें। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने किसी भी काम पर, किसी भी मामले पर, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, इसराइल का हो, उसको मामले को उस तरह संजीदा लिया नहीं जैसे माजी में लिया जाता था। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले पर भी हुकूमत को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था कि जनाब ये मुसलमान ममालिक का हमारे पर दबाव है, ये प्रेशर है, लेकिन हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसकी ये वजूहात हैं। ठीक है, तो एक ऑल पार्टीज हो जाती तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जो लीडरशिप है उसको एतमाद में ले लिया जाता, तो शायद ये सूरत हाल ना होती। ऑल पार्टीज तो बहुत सी चीज़ों पे होनी चाहिए थी। आप बार बार ये सजेशन दे चुके हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत उस पर कभी राजी नहीं है। आपने इसके साथ साथ कश्मीर का हवाला दिया है, एक इसराइल वाला मामला चल रहा है और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 5 फरवरी को लियाकत बाग में ये जलसा करेंगे कि कश्मीर का सौदा जो मौजूदा हुकूमत ने किया, ये उनके अल्फाज हैं कि कश्मीर का सौदा किया गया, कश्मीर को बेच दिया गया, तो उसके खिलाफ हम रैली निकालेंगे। इसराइल के हवाले से भी रैली निकाली जा रही है अपोजिशन की जानिब से, और कश्मीर पर भी रैली निकाली जा रही है। तो ये तो मामलात हुकूमती सतह पे उसके हाथों से निकल रहे हैं, और मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास अब एहतजाज के लिए अवामी इशूज़ के साथ साथ ये जो बड़े मामलात हैं ये भी कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर फिर वो है कि प्लान मेरे ख्याल में उनके पास भी नहीं है कि क्या किया जाए। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि अपोजिशन जो है वो कोई भी मौका जाने नहीं देगी हाथ से एहतजाज का। उसकी वजह ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत ज़्यादा सियासी तलखी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं, तनाज़ात बहुत पैदा हो चुके हैं। उसमें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है किसी किस्म की कोई ऐसे नहीं लग रहा कि कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो जाए या मिल बैठ के किसी भी एक इशू पर इत्तफाक राय हो जाए, वरना माजी में भी ऐसा होता रहा, बड़ी शदीद तलखियाँ थीं। मैंने आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने आपको हवाला दिया था कि जब जिनेवा अकार्ड होने जा रहा था तो उस वक्त मोहम्मद खान जनीजो वज़ीर आज़म थे। मोहम्मद खान जनीजो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर में भी नहीं थी, असम्बली से बाहर थी, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बुलाया और ज़िया-उल हक़ को नहीं बुलाया था, हालांकि वो उस वक्त सदर थे। तो उन्होंने उनको बुलाया और जनेवा अकार्ड में होने से पहले उन्होंने ये बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, एतमाद में लिया। उसका बहुत सारी बाद में कीमत भी जनीजो साहब को भुगतनी पड़ी, उनकी हुकूमत चली गई, लेकिन उन्होंने बुलाया। ये हुकूमत तो अपोजिशन को किसी इशू पर एतमाद में लेने के लिए शायद ये एक बड़ी वजह है कि एतमाद में नहीं लिया जा रहा, और जिसको अमली इकदाम आप कह रहे हैं वो ये है कि कोई APC बुलाई जाती, बुला के बात की जाती, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। कम से कम ये कौमी मफाद के मामलात में ज़रूर अपोजिशन को, अपनी अपोजिशन और हुकूमत दोनों को अपनी अनाएँ बालाए ताक रखनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत के हवाले से, उनके बयान के हवाले से, जो वज़ीर तो हैं मवासलात के, मुराद सईद साहब, मगर तर्जुमानी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, मौजूदा हुकूमत के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस की, और वो ये बयान दे रहे हैं कि एक तो जो इलेक्शन मुहिम के अखराजात हैं वो जल्द अफशा होने वाले हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये भी वैसे उनका कमाल है कि वो फोरसी कर लेते हैं चीज़ों को, और इसके साथ साथ वो ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 40,000 पाकिस्तानियों का डाटा दिया हुआ है। तो मैं ढूंढता रहा कि वो मवासलात के वज़ीर हैं, तो शायद कुछ मवासलात के बारे से भी कोई बात सामने आ जाएगी, नहीं आ रही। यात्रीन साहब देखें ना, एक दिलचस्प सूरत हाल है। हमारे वज़ीर दाखिला बयान देते हैं सियासी मामला के, PDM यूँ कर रही है। अच्छा, उसके बाद हम ये मुराद सईद साहब पहले दाखिला की मिनिस्ट्री को जो कुछ कहना चाहिए था वो कि सिक्योरिटी और ये मामलात, ये बयान देते रहे। अब इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो वज़ीर मवासलात उस पर बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार एक सूरत हाल है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के अलावा सारी खबरें रखते हैं। हमने, आपको याद होगा कि वज़ारत मवासलात पर एक दो प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने बताया था कि वहाँ कितनी करप्शन हो रही है और करप्शन की नौयत क्या है। आइंदा हफ्ते हम फिर एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। हम बताएंगे मुराद सईद साहब को कि उनकी अपनी वजारत में कितनी करप्शन हो रही है,
कौन कौन करप्शन कर रहा है और उनकी वजारत में मौजूद किस किस आदमी ने कनाडा में कितनी कितनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। ठीक है जी, वो सारी डिटेल हम बताएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो उनके वजारत के सेक्रेटरी, ख़ुद उनका स्टाफ और नेशनल हाईवे के चेयरमैन साहब जो हैं वो इस बारे में कोई जवाब देने के पोजीशन में नहीं होते। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है क्या है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ये वो बातें हैं जिन पर मुराद सईद साहब को तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिस पर वो नहीं दे रहे। अब जो बातें वो कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने कोई लिया है फंड्स और मुस्लिम लीग ने कोई फ़ंड लिया है या JUIF ने लिया है, तो उसका फ़ैसला क्या किसी चौराहे पर होना है, किसी सड़क पे होना है या PID के प्रेस रूम में होना है? जनाब, उसका एक आइन मौजूद है, एक कानून मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है। तो आपके पास तो बेहतरीन मौका है कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ये बात कही थी कि वो ये कहते हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं और उन्होंने ऐसे मुल्कों से ली है, फंडिंग ली है जो मतलब पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। तो आप फौरी तौर पर उन पर पाबंदी लगवाएं और वो रिकॉर्ड आप इलेक्शन कमीशन में भेजें, ना कि आप मीडिया पर आके बताएं कि जी ये हो रहा है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये फैसला नहीं होना ना कि आपने 4000 लोगों का दिया है, 40,000 लोगों का दिया है, या आपने कितना दिया है, या ना अवाम ने ये पूछा ना अवाम इस पर फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान चलेगा एक आइन और कानून के मुताबिक। तो आप अपने आइन और कानून के मुताबिक जो हैं, जो आपके पास सबूत हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी का पता चल जाएगा, नून लीग का पता चल जाएगा, JUIF का पता चल जाएगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन मुल्क का नाम नहीं ले सकता, वो दोस्त ममालिक हैं हमारे। वो आप इलेक्शन कमीशन को तो बता सकते हैं ना, आप ओपनली नाम नहीं ले सकते। वो ये कह रहे हैं वो डाटा हमने इलेक्शन कमीशन को जमा करवाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं, वहाँ कार्रवाई कराएं और जो जो सबूत आपके पास हैं वो पेश करें और इन जमातों पर पाबंदी लगवा दें हमेशा के लिए। नहीं, सवाल तो ये है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं तरीन साहब, सवाल ये है कि ये आप हुकूमत में हैं, पहले तो आपका ये काम नहीं है, आप अपनी मिनिस्ट्री अपनी परफॉर्मेंस के मुतालिक बताएं ये डाटा दिया है नहीं दिया, आप या इंटीरियर मिनिस्ट्री या कोई भी मुताल्लिका मिनिस्ट्री या इलेक्शन कमीशन खुद उस पर बात कर सकता है। आप जाके जमा करवाएंगे, आपके वकील जाएंगे वहां पे केस आप रेज करें। ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है ये तो किया हुआ है खुद PTI के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर साहब, और उसमें दीगर जमातों को मुंसलिक किया गया है इस केस के अंदर, ये केस उन्होंने किया हुआ है। तो आपकी जानिब से तो किसी जमात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस ही नहीं किया हुआ, या आपके इल्म में है कोई केस मौजूद है? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, बात ये है, ये सिर्फ मीडिया पर एक जंग की जा रही है, हकायक इसके बरअक्स हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब को लिया था, उन्होंने बहुत डिटेल से हमारे प्रोग्राम में बताई थी कि क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनके पास सबूत हैं, जिसके पास खिलाफ भी सबूत हैं, वो एक मुतलका फोरम मौजूद है। पाकिस्तान एक आइन और कानून के तहत चलता है जी, पाकिस्तान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के तहत तो नहीं चलता ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के फैसला। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मैं समझता हूँ एक कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। ये आज से नहीं है, ये बहुत ज़माने से ऐसे चल रहा है। आपके पास सबूत हैं, आप जाएं इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं और आवाम को बताएं कि ये सबूत है, ये हमने जमा करा दिए जी। ठीक है, और अब उस पर कार्रवाई हो, फिर उस पर कार्रवाई हो। और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें जो हैं, सारी जमातें जो हैं, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी फंडिंग कहीं से ली है तो कलअदम हो जाएंगी और मामला आगे चल जाएगा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अब सिर्फ अपोजिशन का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। उस दबाव को कम करने के लिए मुराद सईद साहब आके एक नई से नई बात करते हैं। मुराद सईद साहब इस हुकूमत के ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने पिछले 2 साल 2.5 साल में आप कौमी असम्बली में उठा के देख लें, हुकूमत का काम होता है कौमी असम्बली में हालात को नॉर्मल रखना और कौमी असम्बली में कानून साजी के लिए तावन अपोजिशन से हासिल करना। ये वाहिद हुकूमत ऐसी आई है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जिसने ख़ुद जो है इनके वज़रा, जिसमें मुराद सईद साहब शामिल हैं और भी बहुत सारे वज़रा हैं, जिन्होंने बज़ाते खुद अपोजिशन को इतना रिजिच किया कि उसके लोग उठ के चले गए, उन पर ऐसी ऐसी तकरीरें की, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए। मैं ये समझता हूँ, देखें बात ये है कि उन्होंने ये कहा मुराद सईद साहब ने कि ये फलूदे वाले के अकाउंट में इतने हैं, ये फलाने के गोलगप्पे वाले के अकाउंट में इतने हैं, फलाने जैली अकाउंट्स हैं, वो किधर गए? अभी तक इनको तो सज़ाएं हो जानी चाहिए थी इन लोगों को, ये क्यों नहीं हुई?
ठीक है जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एहतसाब की 120 अदालतें बनाएं, वो अदालतें क्यों नहीं बनी? वो अदालतें बनाई जाएं, उनको फंड्स दिए जाएं और तमाम सबूत उन अदालतों में दिए जाएं और ये मुकदमात में ताख़ीर ना की जाए। जो आदमी जो है जो करप्शन में, लूट मार में और जो किसी भी उसमें इन्वॉल्व है, उनको सजा दी जाए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जो उस पर तो मेरे ख्याल मंजूरी दी है ना काबीना ने, 120 एहतसाब अदालतों की मंजूरी तो दी जा चुकी है। फंडिंग के मामला या प्रोसीजर जो है वो रुक जाते हैं। अब ये भी तो मसला है ना, यहाँ मंजूरियां हो जाती हैं, कुछ नहीं होता, कमीशन बन जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कुछ नहीं होता। अमल दरामद एक बड़ा मसला है, ये बात आपकी दुरुस्त है। मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा सवाल ये है मुराद सईद साहब से या वजीर मवासलात या जो मुतल्लिका मिनिस्ट्री है उनकी, इसलिए उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये छोड़ें, इलेक्शन कमीशन खुद फैसला देगा। वो आज उन्होंने आके वजाहत कर दी है कि वो किसी दबाव के बगैर आके फैसला देंगे, वो जिस जमात के खिलाफ है। आप ये बताएं वो MM रोड जो है मुल्तान मियाँ वाली रोड, उसका क्या बना? वो एक अरसे से वहां की आवाम चीख रही है कि जनाब आप ये रोड बना दें। ये जो चुंगियां बनाई गई हैं उसको आप कब कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जहां पे रोज करप्शन होती है पर्चियों के हवाले से और दीगर, और जो रोड टूटे हुए हैं, मुख्तलिफ नेशनल हाईवेज जो टूटे हुए हैं, बड़े बड़े वहां पे भारी ट्रैफिक का जाना और आना होता है, उस हवाले से आपने क्या किया? आप इस चीज का जवाब दें, ये आपका काम थोड़ी है कि आप ये बताएं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि हम अगले हफ्ते में एक प्रोग्राम करते हैं जी, और उस पर ये वजारत मवासलात की 2.5 साल कारकर्दगी पे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। देखें, बात ये, हमने कितनी मरतबा ये कहा कि मुल्तान मियाँ वाली और हमारे सराइकी इलाके के एक जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, वहाँ कई दफ़ा हादसा हुए। ये मुराद सईद साहब का काम है करने का। वहाँ जाएँ, वहाँ देखें कि हाईवेज़ में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ करप्शन हो रही है, कौन आदमी क्या इन्वॉल्व कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि वो काम तो वो करते नहीं हैं, जो उनके काम करने का नहीं है उस काम के लिए वो शुरू हो जाते हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा जी ऑन कैमरा होना चाहिए, सबको बिठाना चाहिए, जिसका आपने जिक्र भी किया कि जी अब आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये तो हो नहीं सकता जी, आज उनकी वजाहत आई हुई है, अब वजाहत आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी पहले उनके जो एडवाइज़र्स हैं वो कम से कम ब्रीफिंग दे दिया करें कि किस मामले में क्या बात करनी है। अब ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर को शायद इस बात का पता ही नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग ले लेनी चाहिए इन लोगों से और फिर उस पर बात करनी चाहिए। अगर आप कोई देखें, इस हवाले से आप इलेक्शन के रूल्स को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपोजिशन से को बात करेंगे तो होगी ना। आप देखें, इन जब ये नैब के कवानीन के हवाले से कहा गया, आर्डीनेंस एक हुकूमत लेके आई और उसके बाद कहा गया कि जी आप अपोजिशन को कि जी आप आएँ और बताएं नैब के कवानीन में क्या तरमीम, क्या तब्दीली करनी है। उन्होंने एक बना के दिया, मुसवदा बना के दिया अपोजिशन की जमातों ने। उसके बाद उस मुसवदा मुराद सईद साहब को दे दिया गया और उन्होंने हर जगह लहराया कि जी NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। भाई आप ये बताएं, पाकिस्तान की 1947 से लेकर आज तक मुझे बताएं, नकी साहब 21 में हम बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा शख्स जिसको सज़ा हो गई हो अदालत से, उसको ज़मानत पर रिहा करके और फिर बैरून मुल्क इलाज में भेजा गया है? ये कारनामा इस हुकूमत के दौर में हुआ। ठीक है, अब वक्त चूंकि इख्तिताम के करीब है, वो इलेक्शन कमीशन, तर्जमान इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे थे आज उन्होंने बात की है। अब उन्होंने कहा है कि कमीशन जो है वो खुली समात करेगा और समात के बाद दोनों जमातों को, अपोजिशन को और हुकूमत को, दोनों को उनकी कॉपीज़ फराहम कर दी जाएंगी। क्या लगता है इस केस के हवाले से आप? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये केस के हवाले से जो मतलब आइन और कानून के माहिरीन हैं, ख़ुद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हैं और जैसा शाइक उस्मानी हैं, वो बहुत सारे ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये PTI के लिए मुश्किलात बनेगी। लेकिन चौधरी एतजाज़ जो हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो इसके बरक्स में है। वो कहते हैं शायद फ़ंड जमा हो जाए और कुछ नहीं होगा। ये दोनों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ये जब आएंगे इलेक्शन कमीशन में, ये केस चल रहा है, उसमें जब दोनों अपनी अपनी राय दे देंगे तो जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा वो उस फैसला सबको तस्लीम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है दोनों सतह पे फरीकैन जानते हैं कि फैसला जो है वो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव भी नहीं आ सकता फॉरेन फंडिंग के हवाले से। एक राय ये जरूर है कि कलअदम हो सकती है, लेकिन फंडिंग वाला ऑप्शन जो चौधरी एतजाज़ का आपने कहा है, तो फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही है मेरा ख्याल। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो तलखी है ना, वो तलखी इतनी पैदा हो गई कि उसमें अपोजिशन कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। जो उसको चांस मिलेगा, चाहे वो इलेक्शन पे हो, महंगाई पे हो, किसी इस पे हो, वो इसराइल के मामले पर हो, वो एहतजाज भी करेंगे, वो सड़कों पर भी आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज में शामिल किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को खुद फैसला करना चाहिए। दानिशमंदी का तकाजा ये है कि 2.5 साल से ऊपर टाइम गुजर गया है और आज तक भी आप अपनी पॉलिसियों और अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ पर डाल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी नाइंसाफ़ी है।
सही है, बिल्कुल ये गुज़िश्ता हुकूमतों पे आप डाल रहे हैं। और फिर ये है कि सियासी सतह पे जो भी है आप जवाब दें ना दें, आपके तर्जमान बोलें, ये हुकूमत से हम मुखातिब हैं ज़रूर करें, मगर आम आदमी के साथ जो कुछ किया जा रहा है और इस साल के आगाज़ से जो तूफ़ान महंगाई का सामने आया है, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि फिर अपोजिशन के भी बस में शायद ना रहे। अगर आवाम का तूफ़ान आया, जो महंगाई का तूफ़ान आपने उनके सर पर डाला है, तो इस पर ज़रूर नज़रसानी की जाए। एतजाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।